राधा 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 राधा। फिर ये है कार्ल मार्क्स में हीगल चल रहे हैं अभी। तो इसमें क्या है, डायलेक्टिक्स इज एसेंस, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ कॉस्मोस है। देन है वेयर डायलेक्टिक्स एग्जिस्ट, तो आइडियलिज्म दैट इज आइडिया आर रियल। देन है हाउ डायलेक्टिक्स जो है ऑपरेट, तो ये ऑपरेट करता है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। देन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही स्टडीड हिस्ट्री। So before Hegel, the focus was on order. Always conflict and contradiction was considered as bad thing or deviant. तो हीगल के सामने जो फोकस ऑर्डर पे था कि भाई ऑर्डर पे लेके आना है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसको बेसिकली कि बैड थिंग्स या फिर डिवेंट माना जाता था। एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ जस्टिस विल बी अंडरस्टूड व्हेन इनजस्टिस विल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो जब जस्टिस होगी तभी जस्टिस को समझ पाएंगे। देन है द importance of purity is very much understood when you understand what it is like to be impure. Then Hegel says that fundamental law of society is cosmos, is the existence of contradiction. ठीक है, contradiction are bound to present in the society. तो 15th-17th सेंचुरी में क्या है, लोअर कास्ट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सबॉर्डिनेशन। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि सोशल रिफॉर्म आया, तो लोअर कास्ट जो है शुड नॉट एक्सेप्ट सबॉर्डिनेशन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, पहले एक्सेप्ट करा था फिर एक्सेप्ट नहीं करा, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। फिर आज के कास्ट टाइम पे क्या है, लोअर कास्ट जो है इज इक्वल्स टू इम्प्रूव देयर पोजीशन इन सोसाइटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन इज़ गुड बिकॉज द कॉन्ट्रडिक्टी आइडिया ओनली ब्रिंग्स चेंज। तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो वो चेंज ही लेके आता है ना। इफ़ कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट देयर देन द पोजिशन ऑफ लोअर कास्ट रिमेन्स सेम। हाँ, वो नहीं होगा। तो हीगल जो है बिलोंग्स टू आइडियलिज्म स्कूल। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट, फिर क्या होगा कि एट द लेवल ऑफ आइडियाज़। ठीक है, नहीं सॉरी ऐसे होगा। ये क्या हो रहा है ये, अरे ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी। कॉन्ट्रडिक्स जो है सोशल चेंज लेके आता है सोसाइटी में। फिर कॉन्ट्रडिक्शन जो है आइडिया के लेवल पे एग्जिस्ट करता है। फिर क्या है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो है एट द लेवल जो है फिर आइडिया के लेवल पे होता है। ये पता नहीं क्या है। हीगल वाज जो है कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्कॉलर हु स्टडीड द हिस्ट्री साइंटिफिकली। अच्छा, ठीक है। बिफोर हीगल द हिस्ट्री वाज स्टडीड ऑन एन आर्म चेयर फिलोसफी। Hegel, although जो belong to an idealist school, but equally belong to the dialectical approach, and hence can be considered a dialectical scholar. Where the dialectic जो है first originated, according to Hegel, the society evolves over a period of time because of contradiction present in society. तो contradiction की वजह से जो है society evolve होती है, ठीक है। To which he calls a law of contradiction और law of dialectics। तो contradiction को dialectics बोल दिया इसने, तो इसको law बोल दिया इसने। The law of dialectics is manifested in form of thesis, antithesis and synthesis। तो ये जो law है वो कैसे manifest होगा, कोई thesis होगा, कोई idea होगा, फिर इसका कोई contradiction आएगा, फिर वो दोनों में एक जो है mixture हो जाएगा। thesis is the most जो है predominant thought present in society, ठीक है। एंड एंटीथीसिस जो डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच काउंटर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट थॉट प्रेजेंट। तो पहले से प्रेजेंट होता है, फिर उसको ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, काउंटर करेगा, ठीक है। दैट इज थीसिस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस सिंथेसिस डेवलप हो जाता है विच कैरीज फीचर ऑफ बोथ antithesis and thus bringing change in the society. Hence Hegel advocated that the change which takes place in society only because of the existence of dialectics, which is the fundamental law of cosmos. That means which fundamental exists in every sphere of society, be that individual, be that organization of society,
But however, this dialectic state doesn't exist everywhere. Even if it exists, it cannot largely lead to change. अच्छा, हर जगह नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि चेंज ही आ जाए. Only the contradiction present at the level of idea brings the change. मतलब आइडिया तो हर जगह होता है, पर जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है वही चेंज लेके आता है. एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हीगल being the scholar belonging to idealistic school which only considered ideas are real. ठीक है, everything else is a manifestation of idea. कि आइडिया ही रियल है, बाकी मैनिफेस्टेशन है. And on the basis of this dialectics, Hegel जो advocates society evolves through 3 different stages. तो इसमें क्या आएगा, फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ रैशनैलिटी प्रेजेंट इन देम. तो स्टेट जब बनेगा तो एब्सोल्यूट रैशनैलिटी आ जाएगी. ठीक है, देन है फ्यूअर बैच. क्या ये राधा 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 हाँ. तो इफ़ हीगल इज़ कंसिडर्ड एज बेस ऑफ मार्क्स, तो विदाउट फ्योर बैच मार्क्स जो है वुड बी प्रेजेंट विदाउट इट्स स्पिरिट. तो फ्योर बैच इन कॉन्ट्रडिक्शन टू हीगल जो एडवोकेट डोंट थिंक लाइक अ थिंकर फिलोसफर, थिंक लाइक अ रियल बीइंग. तो ये जो है फ्योर बैच जो है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडियलिज्म को और इन्होंने गिव्स मटेरियलिज्म. तो बोला कि मस्ट एग्जिस्ट आउटसाइड, थिंक लाइक रियल लिविंग. अकॉर्डिंग टू फ्योर बैच, फॉर अ थिंग टू एग्जिस्ट इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर इट टू एग्जिस्ट इन योर माइंड. इट हैज़ टू हैव इट्स प्रेजेंस इन रियल सिचुएशन एंड इन रियल सर्कमस्टांस. किसी चीज़ को प्रेजेंट होने के लिए ना आपके दिमाग में ही नहीं होना चाहिए, उसको रियल सिचुएशन में भी होना चाहिए. ठीक है, देन है एंड फ्रॉम हेयर ही गिव्स फिलॉसफी और आइडियोलॉजी ऑफ मटेरियलिज्म. अच्छा, यहाँ से उन्होंने मटेरियलिज्म का आइडिया दिया, फिलॉसफी दिया. इन रियलिटी योर सर्कमस्टांसेस शेप योर आइडियाज़. जैसी सर्कमस्टांस होंगे वैसा ही आप सोच पाओगे, है ना. तो इट इज़ द मटेरियलिज्म विच डिटरमाइन द बीइंग. तो सर्कमस्टांसेस या फिर जो आसपास की चीज़ें हैं वही बीइंग को डिटरमाइन करेंगे. फ्योरर बैशर जो है रिजेक्टेड द हीगेलियन आइडियलिज्म एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म विच एडवोकेटेड फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी इट नीड्स टू हैव इट्स रियल कंक्रीट प्रेजेंस. कोई भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए उसका कंक्रीट प्रेजेंस होना चाहिए. एंड इट इज़ दिस मटेरियलिज्म विच लार्जली डिटरमाइंस द आइडियाज़. और ये मटेरियलिज्म जो है, आसपास की चीज़ें हैं वही आइडिया को डिटरमाइन करेंगी. डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी. ठीक है, मटेरियलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन फिलोसफी विच टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी इज़ ऑलवेज एम्पेरिकल ड्राइव. वॉट एग्जिस्ट दैट इज़ रियल, what doesn't exist they are not real. अच्छा, यानी कार्ल मार्क्स तो दोनों का मिक्सर कर दिया कार्ल मार्क्स ने. तो हीगल बोलते हैं लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स एंड फ्योर बैशर बोलते हैं मटेरियलिज्म. तो कार्ल मार्क्स ने क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लेके आ गया. तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो इज़ एन आइडियोलॉजी गिवन बाय कार्ल मार्क्स वेयर ही एडवोकेट्स दैट द सोसाइटी चेंज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन आर प्रेजेंट नॉट एट द लेवल ऑफ आइडियाज़ बट दे आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मटेरियल कंडीशन. कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से चेंज होती है और जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आइडिया पे नहीं होता पर मटेरियल कंडीशन पे प्रेजेंट होता है ये कॉन्ट्रडिक्शन, है ना. देयरफॉर इन हिज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स जो है टर्न हीगल अपसाइड डाउन. पूरा ही जज्बात पलट दिए इसने. वेयर मार्क्स एडवोकेटेड इट इज़ द बीइंग which determines the idea, it is not the idea which determines the being. तो it is the being determines the idea, not the idea determines the being. ठीक है, फिर एग्जाम्पल जो 1947 में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, फिर आईटी इंडस्ट्री, फिर स्टार्टअप, फिर एआई. तो इसमें क्या चेंज इन मटेरियल कंडीशन हुआ, इस वजह से ये हुआ. तो इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम
an agrarian economy become the industrial economy and over a period of time it became service oriented economy. ठीक है. Then historical materialism is one where the Karl Marx understands the evolution of history through the concept of dialectical materialism and explains how history have changed over a period of time because of contradiction present at the level of materialism. ठीक है. Then historical materialism is the social change theory of Karl Marx. Discuss the social change theory of Karl Marx. ठीक है. Then historical materialism, तो ये टर्म्स कौन क्या क्या आएंगे इसमें? क्लास आएगा, देन है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, देन है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपरास्ट्रक्चर है. ठीक है. तो FOP और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे रहेगा, बेस पे है ये, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये. और जो सुपरास्ट्रक्चर ये इकोनॉमी से रिलेटेड है ये FOP और ROP. फिर जो नॉन इकोनॉमी से रिलेटेड है जैसे कल्चर, रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी, फैमिली, ये सुपरास्ट्रक्चर में आएगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स चेंज इन इकोनॉमी जब ब्रिंग चेंज इन सुपरास्ट्रक्चर. मार्क्स के हिसाब से अगर इकोनॉमी में चेंज हो गया तो भी हो जाएगा. तो एग्जांपल 1991 में LPG रिफॉर्म आया, तो इसमें क्या हुआ कि माइग्रेशन हुआ जिससे कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई. रिलीजन जो सेक्युलर आइडिया आ गया इसमें. देन ब्यूरोक्रेसी में क्या है, मेरिट ओरिएंटेड हो गई. देन कल्चर में क्या हो गया कि अडॉप्ट जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया. तो सुपरास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो भी है वो इसमें आ जाएगा. देन चेंज इन इकोनॉमिक्स ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. मार्क्स बोलता है कि भाई इसमें चेंज आया तो इसमें चेंज आएगा. ठीक है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेस, इकोनॉमी बेस, तो इसमें FOP ROP आएगा. तो FOP जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों एक ही हैं. फैक्टर लो, फोर्स ले लो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज़ है. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो FOP जो कंसिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड स्किल. फैक्टर में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, एजुकेशन चाहिए मशीन को चलाने के लिए, और स्किल चाहिए. ठीक है. FOP रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन टू कंट्रोल द नेचर. अच्छा, कि कितनी कैपेसिटी है उसके पास में. देन नेचर मीन्स टू एक्सप्लॉइट और एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज. ठीक है. टेक्नोलॉजी वी एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. एजुकेशन के लार्जली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर बिकॉज इट ब्रिंग्स दैट रैशनैलिटी. तो एजुकेशन जो है हमको हम समझ पाते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है. तो एजुकेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ सुपरास्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू मार्क्स एजुकेशन कम्स अंडर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. तो स्किल्स में आ जाएगा मैनेज दोज रिसोर्स इन बेटर मैनर. तो जो रिसोर्स हैं उसको बेटर मैनर में. तो ये कोई चीज़ हम बना रहे हैं, उन सब चीज़ों से डायरेक्टली जो इन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बनाने में. क्योंकि एजुकेशन चाहिए कि भाई मशीन कैसे चलाएंगे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, कोयला कहाँ से लेके आएंगे, मशीन, फिर उसके लिए कोयला एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीन चाहिए, मशीन बना दी. फिर स्किल चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, और टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही. तो FOP जो है कीप्स ऑन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ FOP. हाँ ठीक है. बट मेरली FOP इज़ नॉट सफिशेंट. ठीक है. रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू मार्क्स mere existence of FOP is not required, but as in order to produce one has to maintain relationship with others. ठीक है. तो रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा. एग्जाम्पल है कि टेलगॉट पार्सन जो है स्टडी ऑफ सोसाइटी, या फिर ट्राइब इन US, सियोक्स इंडियन बोला इसने. तो जो मेजर जो है फूड इनका बफेलो मीट था. In winter they suffer food shortage, so they form groups to hunt, and each group has a head, that marshal. These heads are for guide and hunters. ठीक है. Then ROP according to Marx exist at 2 level. तो relationship 2 level पे होता है. तो between workers, हाँ आपस के between worker and the owner. ठीक है. तो वर्कर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप जो है कोऑपरेशन का होगा, और जो वर्कर और ओनर के बीच में जो है दिस रिलेशनशिप इज़ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है.
एंड वर्कर एंड वर्कर जो है कॉपरेशन बिकॉज इट गिव्स देम पावर टू कीप देयर ओपिनियन। वो अपनी बात रख सकते हैं, हाँ यार गलत हुआ, हाँ यार तेरे साथ भी गलत हुआ, हाँ ठीक है। ओनर और वर्कर जो है कॉन्ट्रोडिक्शन बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर कॉन्ट्रोडिक्टरी सो एज द रिलेशन, क्योंकि उनका दोनों का इंटरेस्ट कॉन्ट्रोडिक्टरी तो रिलेशन भी होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंसिस्ट ऑफ FOP ROP and ROP refers to technology which FOP refers to technology which makes production possible, but however production is not just possible by having technology. One would also have to maintain certain relationship. Those relationship are maintained at two different levels, cooperation, contradiction. ठीक है। Then Marx says the change in FOP leads to change in ROP. अच्छा, तो FOP जो है brings change in ROP only till capitalism, जब तक रहेगा तब तक ही चेंज होगा। In capitalism, Marx highlights how change in ROP would bring change in FOP. ठीक है। Marx says change in FOP leads to change in ROP. Question: according to Marx, change in FOP brings change in ROP. डिस्कस करो उसको। Then a question है, in Marxian analysis FOP is considered as supreme over ROP. डिस्कस। तो इसमें आंसर में नॉट ऑलवेज। कार्ल मार्क्स इज बेसिकली इज ए इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। डू यू एग्री? तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक जो होता है, हु ऑलवेज कंसिडर इकोनॉमिक्स एज सुप्रीम, कि वह इकोनॉमिक्स ही सुप्रीम है। मार्क्सिस्ट इज़ नॉट अ इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। मार्क्स जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट नहीं है, बिकॉज if Marx has to be considered as economic determinist, then he should only give importance to economic, and in such circumstances he should only give importance to FOP. But in his infrastructure model, Marx also recognized the social relationship present at the level of production. Therefore, calling Marx as economic determinist is not correct. तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो जो रिलेशनशिप है ना उसको भी बोल रहा है कि भाई वो भी प्रेजेंट होता है, उस पर भी ध्यान दे रहा है ये। तो Marx is not an economic determinist because he also recognizes relationship between worker and owner. तो उसको भी रिकग्नाइज कर रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें FOP ROP, फिर इससे होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। देन MOP हो जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर जाएगा SS सुप्रास्ट्रक्चर। तो चेंज होगा अगर MOP में मोड ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो सुप्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो शॉर्ट नोट ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आंसर इसमें आएगा FOP आएगा। देन शॉर्ट नोट ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें आंसर आएगा FOP एंड ROP। अच्छा, देन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, तो इसमें मटेरियलिज्म इज इक्वल्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में MOP आएगा। देन कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट एट MOP वुड ब्रिंग सोशल चेंज। ठीक है। देन FOP चेंज करेगा ROP को, फिर ROP चेंज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेगा सुप्रास्ट्रक्चर को, सुप्रास्ट्रक्चर से सोसाइटी में चेंज आएगा। ठीक है। तो ये क्या है, द फर्स्ट एक्ट ऑफ मैनकाइंड इज एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले उसने प्रोडक्शन करा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ही मेंटेन्स द रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो टेक्नोलॉजी के साथ में काम करा, वो भी रिलेशन है लोगों के साथ में, जो अगल बगल के उनके साथ में रिलेशनशिप बनाया उसने। एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस द रिलेशनशिप चेंज। ठीक है। एंड एज द FOP ROP चेंज द सोसाइटी चेंज। मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले हो सकता था इंटरडिपेंडेंस होगा तो लोगों का रिलेशन ज़्यादा होगा, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि हर कोई अलग अलग काम करे तो उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो कॉन्ट्रडिक्शन एट द FOP एंड ROP, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व थ्रू 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, सेकेंड में आया एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, थर्ड में आया फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर है फोर्थ में कैपिटलिस्टिक हो जाएगा, फिर है फिफ्थ में आ जाएगा ट्रांजिस्टरी स्टेट सोशलिज्म आया। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रीच टू कम्युनिज्म, फिर कम्युनिज्म पे पहुंच जाते हैं। देन है क्लास। इन ऑर्डर टू बिकम क्लास वन हैज़ टू फुलफिल 2 क्राइटेरिया, दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव पोजिशन एंड ही शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सब्जेक्टिव पोजिशन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोजिशन दोनों में अवेयर रहना पड़ेगा। देन है क्लास। तो क्लास में क्या, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजिशन
नो रिलेशन, इसमें क्या उनको पता है कि रिलेशनशिप क्या है उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। देन है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। देन है ऑब्जेक्टिव पोजिशन ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन रेफर्स टू और इज अचीव व्हेन अ पर्सन नोज हिज रिलेशन विद फैक्टर ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव पोजीशन अचीव तब होती है जब उसको पता चले कि भाई मेरा रिलेशनशिप क्या है। व्हेन अ पर्सन इज अवेयर वेदर ही ओन्स द एफओपी और वेदर ही वर्क्स विद एफओपी विच इज़ ओन्ड बाय समवन एल्स, तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या मैं काम कर रहा हूँ या मैं ओनर हूँ, ठीक है। दैन सब्जेक्टिव पोजीशन व्हेन ही इज़ क्लियर अबाउट हिज पोजीशन विद द रिलेशनशिप, भाई वो क्लियर है रिलेशनशिप की पोजीशन के बारे में। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजीशन रेफर्स टू दैट ही इज़ नॉट ओनली अवेयर विद द रिलेशनशिप ऑफ एफओपी, ही ऑल्सो अवेयर अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, उसको वो रिलेशन भी पता है कि भाई मैं वर्कर हूँ कि क्या हूँ, और उसको एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पता है कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा, कि मैं कर रहा हूँ कि मेरा हो रहा है। देन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग प्लस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वो जो है क्लास को जन्म देता है। द हैव्स इन सोसाइटी ऑलवेज बीन अ क्लास बट द हैव नॉट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली बिकम्स अ क्लास इन कैपिटलिज्म। अच्छा, Marx says the history of all the hitherto society is the history of class conflict। तो अब तक की जो भी सोसाइटी की हिस्ट्री रही है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास हैज़ बीन स्टडीड फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव बट हाउ मार्क्स हैज़ given an in-depth analysis of class where he advocates in order to become a class one has to have both objective and subjective understanding, ठीक है। Objective understanding of class means one is aware about the position in the hierarchy, whether he is the owner or the worker, have or have not. Subjective understanding of class according to Marx means when he is conscious about that position, that at the position whether he is being exploited or whether he is being exploiter, ठीक है भाई, क्या वो एक्सप्लॉइट कर रहा है या फिर एक्सप्लॉइटर है वो अभी यहाँ पे। देन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स द हैव्स ऑलवेज बीन क्लास सिंस इंसेप्शन बट हैव नॉट्स बिकम क्लास ओनली इन कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में ही वो बन पाए, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कॉन्ट्रा एट मटेरियलिज्म। देन है इसमें आएगा SOS MOP, तो इसमें FOP ROP हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। प्रिमिटिव हो जाएगा एंशिएंट फ्यूडल कम्युनिज्म हो गया। तो ये है प्रिंटेड वाला है ये, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, तो मार्क्स है was able to criticize capitalism from perspective of his future because of his belief that history would always would follow a predictable course. This belief was based on his materialist conception of history, often simply shortened to the term historical materialism. The general claim of Marx's historical materialism that the way in which people provide for their material needs determine or in general conditions the relation that people have with each other, their social institution and even their prevalent ideas. Because of the importance of the way in which people provide for their material needs, this along with the resultant economic relation is often referred to as base. Non-economics relation, other social institution prevalent ideas are referred to as suprastructure. It should be noted that Marx's view of history does not envision a straightforward trend in which the suprastructure simply comes into line with the base. Human history is set into motion by the attempt to satisfy need, but as noted above, these needs themselves are historically changing. Consequently,
Advances in the satisfaction of needs tend to produce more needs, so that human needs are both the motivating foundation and the result of economic base. The following quotation is one of Marx's best summaries of his materialist conception of history. In social production, when men carry on, they enter into defined relationships that are indispensable and independent of their will. These relations of production correspond to a definite stage of development of their material force of production. The totality of these relations of production constitute the economic structure of society, which is the real foundation on top of which arise the legal and political superstructure to which correspond definite forms of social consciousness. At a certain stage of their development, the material force of production in society comes in conflict with existing relations of production, or what is but legal expression of the same thing, with property relation within which they had been at work before. From forms of development and force of production, these relations turn into their fetter. Then occurs a period of social revolution. With the change in economic foundation, the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed. वही सब एक्सप्लेन कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा, बकवास. मोड प्रोडक्शन. कार्ल मार्क्स खत्म नहीं हो रहा. कार्ल मार्क्स फिर आगे. कार्ल मार्क्स, ओ भाई, कार्ल मार्क्स खत्म ही नहीं हो रहे. कार्ल मार्क्स छोटा सा है. फिर है नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो लेक्चर तो ये कार्ल मार्क्स का. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द फर्स्ट एक्ट ऑफ एन मैनकाइंड इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो सबसे पहले उसने प्रोडक्शन करा. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव वन हैज़ टू प्रोड्यूस. कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिंग चेंज इन सुपरास्ट्रक्चर, ठीक है. जो नीचे है उसने इकोनॉमिक्स ने चेंज लेके आया सुपरास्ट्रक्चर में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द चेंज टेक्स प्लेस, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन. तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होता है, फिर ऊपर को चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है. तो मार्क्स सेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेस, ठीक है. वॉट एवर रिलेशनशिप आर प्रेजेंट हेयर दे वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सुपरास्ट्रक्चर. तो ये बेस है, तो जो रिलेशन यहाँ पे वो सुपरास्ट्रक्चर में दिखेगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सुपरास्ट्रक्चर merely propagate those ideologies or thoughts process which are present in infrastructure. बोला जो आइडियोलॉजी और थॉट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वही सुपरास्ट्रक्चर में दिखेगा. देन अ डायलेक्टिक्स इज यूज बाय कार्ल मार्क्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द सोसाइटी चेंज. तो ये बता रहे हैं कि जो है डायलेक्टिक्स के हेल्प से मार्क्स बता रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे फिर कैसे सोसाइटी चेंज होगी, है ना. तो इसमें मार्क्स बता रहा है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज बिकॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स विच आर प्रेजेंट, द कॉन्ट्रडिक्शन विच आर प्रेजेंट. तो बोल रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से चेंज होगा. सोसाइटी बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट एट द level of infrastructure, the change from because of internal contradiction present at the level of infrastructure, the change from these 5 stages. तो जो है कॉन्ट्रडिक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होगा, फिर क्या है 5 स्टेज से चेंज होगा. तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सुपरास्ट्रक्चर जाएगा, फिर सुपरा जो डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाई. चेंज इन इंफ्रा लीड्स टू चेंज इन सुपरा, हाउ. तो आईसी क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वेर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. फिर 5 MOPs बताने पड़ेंगे. इन दिस जो डायग्राम 3 पार्ट्स जो ऑलरेडी एक्सप्लेन written before the diagram and the 4th part after this diagram. अच्छा, ठीक है. तो PC, तो इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन बता रखा है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर है ये सब बता रखे हैं, ठीक है. तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ सोसाइटी का वेयर देयर एग्जिस्टेड
परफेक्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी इन सोसाइटी बोलते हैं इसको, परफेक्ट इक्वालिटी थी यहाँ पे। द रिसोर्सेज आर कम्युनली ओन, जो कम्युनिटी है वही पूरी ओन कर रही है। नो बड़ी हैड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, रैदर ऑल यूज़ द सेम रिसोर्स। कोई भी कहीं भी ज़मीन पे रह सकता है, कोई भी कहीं भी पानी यूज़ कर सकता है, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या होगा, नो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो कम्युनिज्म का वो है मतलब। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या हुआ, देयर एग्जिस्टेड थियोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन, थियोलॉजिकल नहीं टेक्नोलॉजिकल, सॉरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देयर एग्जिस्ट टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू वेयर द टेक्नोलॉजी was developed in a very primitive form, did not determine the mode, determine the production, rather technology was merely the extension of hand, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी ओनली बना दी तो उससे ज़रूरी नहीं, मतलब ये प्रोडक्शन नहीं बन जाएगा, वो बस एक हेल्पर टाइप का था वो। मार्क्स एडवोकेटेड इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म द सरप्लस प्रोडक्शन वाज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, बोला सरप्लस प्रोडक्शन था ही नहीं, ठीक है। Technology did not exist to such an extent, and coupled with this, due to communism, the resources distributed with others. तो इस एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी नहीं थी और कम्युनिज्म था, तो जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे दूसरों के साथ में। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द पीपल जो है नाउ स्टार्टेड गेटिंग सरप्लस। तो पहले सरप्लस नहीं था, फिर जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हुआ, तो सरप्लस आ गया। दिस सरप्लस प्रोडक्शन जो लीड्स टू अ राइज ऑफ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, इनइक्वलिटी इन फॉर्म ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो सरप्लस की वजह से जो क्लास का अराइज हुआ, जिसमें इनइक्वलिटी हो गई, हैव्स और हैव नॉट हो गए। दिस चेंजेस द हिस्ट्री फ्रॉम प्रिमिटिव टू एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर हो गया एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। यानी एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, इसमें हैव और हैव नॉट्स हैं इसमें, तो इनइक्वलिटी हो जाएगी, क्लास हो जाएगा, क्लास में हैव एंड हैव नॉट्स हो जाएंगे। तो हैव जो है इनके पास में प्राइवेट वेल्थ है और सरप्लस है, हैव नॉट्स है इनके पास में सरप्लस नहीं है। तो जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी एक ने जो है कुछ बना लिया, मान लो कि ग्राइंडर बना लिया, नहीं मतलब मान लो कि उसने कुछ बना लिया, कोई भी एक आदिवासी ने बना लिया है ना, तो उसके पास में सरप्लस आ जाएगा, तो वो हैव हो जाएगा, और जो नहीं बना पाया वो हैव नॉट हो जाएगा, तो क्लास हो जाएगा। ऐसे करके उसने अपने घर वालों को भी दे दिया, तो वो सारे एक क्लास के पार्ट हो जाएंगे। देन हैव्स जो है हैड अ बेटर टेक्निक ऑफ वर्क एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड नाउ हैविंग अ सरप्लस। तो उनके पास में बेटर टेक्निक था काम करने का, सरप्लस वैल्यू हो गया, विच लार्जली मेड देम डोमिनेंट, ठीक है, फिर वो डोमिनेंट हो गए। तो क्योंकि मान लो इमरजेंसी में उनके पास में था, मान लो इमरजेंसी आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, सारे गेहूँ बह गए, ख़राब हो गए, तो जो हैव हैं उनके पास में अभी सरप्लस है, तो वो दे सकते हैं, तो वो पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है द फर्स्ट टाइम व्हेन द सोसाइटी डेवलप्स इनइक्वलिटी बिकॉज ऑफ ओनली प्राइवेट वेल्थ, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ की ही वजह से इनइक्वलिटी आ गई पहली बार। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हैव्स आर कॉल्ड एज मास्टर्स एंड हैव नॉट्स कॉल्ड एज स्लेव्स, ठीक है, मास्टर स्लेव आ गए यहाँ पे। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैव एंड हैव नॉट्स हैं, तो हैव को मास्टर बोलेंगे, हैव नॉट्स को स्लेव्स बोलेंगे, ठीक है। देन इन एंशिएंट वाले में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द टू क्लासेस मार्क्स सेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेयर आर स्लेव। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बना रहे हैं वो कौन है, वो स्लेव हैं, ठीक है। मास्टर और स्लेव, तो ये मास्टर जिनके पास में वो है और स्लेव जो है उनका काम करे। द प्रोडक्शन वाज नाउ मेड पॉसिबल बाय स्लेव्स हु आर नाउ वर्किंग फॉर मास्टर्स। तो प्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ, स्लेव्स की वजह से। तो मार्क्स इन दिस एंशिएंट जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इज एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन देन हाईलाइट्स द कंडीशन ऑफ स्लेव। तो इस कंडीशन के बारे में बताते हैं कि जो है एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड थे, नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस, अच्छा, फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, शिफ्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम स्लीव्स टू लैंड।
ठीक है, तो मार्क्स टू एडवोकेट द स्लेव्स वर एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड बाय देयर मास्टर्स. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, slaves were largely not allowed to reproduce. They physically moved. The physical movement was absolutely restricted. As slavery peaked, people's surplus began to dwindle, and now they started thinking for an alternative, because now they have an alternative. As the factor of production have further progressed, and because of the progress of factor of production, they now shift the factor of production from slaves to land, bringing the society to feudal mode of production. तो feudalism आ गया. ठीक है, मार्क्स says the ultimate motto of haves in society is to increase their surplus. ठीक है, ultimate मतलब ये है कि surplus बढ़ाना है, whatever may be the way, किसी भी तरीके से. And since now the technology was available in order to exploit the land, the master became lord, and the slaves were freed by masters, who then becomes the serf. अच्छा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी जो है वो लैंड पे आ गए, तो जो क्या बोलते हैं मास्टर है वो क्या बोलते हैं वो लॉर्ड बन गए, और जो स्लेव्स हैं उनका नाम बदल गया सर्फ में. ब्रिंग द सोसाइटी इन थर्ड स्टेज कॉल्ड जो है फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसमें सरप्लस नहीं था शायद. फिर इसमें एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, तो इसमें मास्टर स्लेव हो गया, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्लेव था. फिर जो है एंशिएंट से जब इसमें फ्यूडल में आया, तो इसमें क्या है कि लैंड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, और जो मास्टर है वो लॉर्ड हो गया, और जो स्लेव है उसको सर्फ दे दिया नाम. क्लास में हैव्स आ गए. तो व्हेन प्रोडक्टिविटी जो रिड्यूस फ्रॉम स्लेव्स, द सरप्लस ऑफ द मास्टर स्टार्टेड रिड्यूसिंग, and the ultimate goal of all the masters in the society is to increase the surplus as much as possible. And because of the reduction and development of FOP, which brings land into debate, certain masters in the initial phase just shifted to land as FOP and free their slaves. ठीक है, ओल्ड FOP जो है स्लेव, अब न्यू जो FOP लैंड आ गया. देन है ओल्ड रिलेशनशिप में मास्टर स्लेव का था, अभी वो इसका आ गया लॉर्ड और सर्फ का आ गया. ठीक है, देन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इन बिटवीन द ओल्ड ROP रिलेशनशिप एंड द न्यू जो है FOP, and this internal contradiction largely brings a change where society changed from ancient to feudal mode of production. Then an ancient mode of production to feudal mode of production, the contradiction comes, and this contradiction brings the society in a revolutionary stage, and a minority revolution spearheaded by haves occur, and the society changed to feudal mode of production. तो छोटा सा एक रेवोल्यूशन आया, माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आया, हैव्स लिख के है इसको. Then according to Marx, the history has progressed because of the internal contradiction present at the level of material. हिस्ट्री ने प्रोग्रेस करा क्योंकि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था जो कि मटेरियल के लेवल पे प्रेजेंट था. दिस थियोरी हैज़ बीन elaborated by Marx in his theory of historical materialism. So in his theory of historical materialism, Marx stressed the entire evolution of history on the basis of contradiction, and advocates there have been 5 stages in the history. The first stage of this history was primitive communism, where the equality existed and hence the contradiction did not exist. The equality, however, over a period of time within the maturity of force of production, which leads to increase in surplus, changed the approach of history from primitive to ancient mode of production, for the first time bringing inequality on the face of society. तो primitive में surplus नहीं था, तो सब equal था. तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बेसिकली सरप्लस आए तो इनइक्वलिटी आ गई.
तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सरप्लस विच इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय फ्यू, तो ये सरप्लस था बहुत ही कम के पास में था, तो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लास। तो सबसे पहले क्लास यहाँ बनी, दैट इज़ हैव एंड हैव नॉट्स। द हैव्स आर जो है वो कंसिडर्ड एट क्लास एज दे वर हैविंग बोथ ऑब्जेक्टिव नहीं as they were having both objective and subjective consciousness। हैव्स के पास में जो है, अच्छा उनको क्लास क्यों माना गया, क्योंकि उनके पास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस था कि भाई हम इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और हम जो है ओनर हैं, ठीक है। द हैव नॉट ऑन द अदर हैंड जो लार्जली लैक्स द अवेयरनेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी प्रेजेंट बाय हैव नॉट्स प्रोपोगेटेड बाय हैव नॉट्स। तो जो हैव नॉट्स थे, सॉरी, वो जो है उनके पास में अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि जो आइडियोलॉजी हैव्स ने प्रोपोगेट करी थी उसकी वजह से। द स्लेव्स इन द एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है आर द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो स्लेव्स ही जो है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इस टाइम पे एंशिएंट वाले में, ठीक है। हु वर्क फॉर द मास्टर एंड इंक्रीज द सरप्लस ऑफ मास्टर फर्दर, बट ड्यू टू एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर स्लेव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सट्रीम कंट्रोल हो गया तो फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल एजिंग, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, द स्लेव्स जो है द एफिशिएंसी ऑफ द स्लेव्स रिड्यूस एंड साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो गई और जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ने भी प्रोग्रेस करा, तो एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आ गई एंड रिजल्ट ड्यू टू द रिड्यूसिंग सरप्लस, क्योंकि ये बूढ़े हो रहे थे, सरप्लस भी कम हो रहा था, तो द वैल्यू सरप्लस वैल्यू सर्टेन जो है मासेस चेंज द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू लैंड। कुछ जो मासेस से उन्होंने जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड पे ले आए, विच ब्रिंग्स द सोसाइटी इन स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन। फिर एक रेवोल्यूशन सा आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू माइनॉरिटी रेवोल्यूशन ऑफ हैव्स वेयर एंटायर जो हैव्स थ्रू कॉन्शियस process change the force of production, bring the history into feudalistic mode of production, where the force of production now shifted from absolute human, that is slave, to land, and society जो है gets divided into haves, that is lords, and have nots, those are serfs. Then a minority revolution is the term used to indicate how the minority of the ruling class change the history from one epoch to another अपोच बाय ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन। तो माइनॉरिटी रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं कि माइनॉरिटी जो है वो लोग ये लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए। द रेवोल्यूशन वर्ड इज़ मियरली मिसनॉमर है, मिसनॉमर ही, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आए। तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, द सर्फ नाउ जो हैड अ पोजिशन or at least a chance of interacting with each other। अभी जो सर्व जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दे रिकग्नाइज ईच अदर प्रॉब्लम, क्योंकि बात कर सकते हैं कि तो भाई एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पा रहे कि भाई तू भी थका है, मैं भी थका हुआ हूँ, ठीक है, तेरी भी नींद पूरी नहीं, मेरी भी नींद पूरी नहीं है। इन फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड अमंग सर्व्स, कि भाई कुछ कॉन्शियसनेस आएगी, हम सभी के साथ में गलत कुछ ना कुछ हो रहा है। इन इंडिया यू कैन क्लियरली सी ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट सरप्लस इन पंजाब एंड हरियाणा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वॉज अवेलेबल वेयर मोर सरप्लस कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगेन ए शिफ्ट टेक प्लेस ऑफ सर्टेन लॉर्ड्स बिकमिंग बर्जॉइज। तो जो लॉर्ड्स है फिर वो बर्जॉइज में बन गए, पहले मास्टर थे, मास्टर से लॉर्ड हुए, लॉर्ड से बर्जॉइज हो गए। फॉर द इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन टू डेवलप और कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन टू डेवलप दे लार्जली रिक्वायर्ड बेटर स्किल्स एंड मोर मैन पावर। तो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन के आने के लिए उनको बेटर स्किल्स और मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी। व्हेन द लैंड प्रोडक्टिविटी स्टार्टेड रिड्यूसिंग, तो जब पहले तो कोई हाथ से दस्तकारी कर रहे होंगे, हाथ से दस्तकारी करने के बाद में वो लैंड पे आ गए। लैंड पे मतलब उन लोगों ने कुछ बेचना, मतलब लैंड के बेसिस पे कुछ करना शुरू कर दिया। अब लैंड की भी जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव भी हैं
तो सर्टन लॉर्ड्स मूव्ड एंड क्रिएटेड इंडस्ट्रीज, तो किसी ने इंडस्ट्री बना दी. एंड बाय सीइंग दैट सर्टन पीपल फॉर नाउ मोर डेवलपिंग surplus, these lords became competitively bourgeois, changing the mode of production further from feudal to capitalist mode of production because of again the internal contradiction. ठीक है. तो certain degree of consciousness have in serf, but they could not largely revolt because before the consciousness could develop, the lord have shifted to industries. तो सर्फ जो थे उनमें थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस थी, तो रिवोल्ट लाने से पहले जो मास्टर्स हैं उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया इंडस्ट्रीज़ में. तो ब्रिंगिंग द हिस्ट्री टू न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो जैसे उनमें कुछ कॉन्शियसनेस से आता कि भाई वो ज़मीन पे काम करे, फिर वो फैक्ट्री में चले गए, तो उनका कुछ अलग सीन हो गया होगा. ठीक है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल, हाँ ठीक है, टू द मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है. देन इसमें डायग्राम है कि फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड था, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है लॉर्ड और सर्फ के बीच में था, सर्फ और सर्फ के बीच में था. फिर ये जो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसमें है क्या, न्यू जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री आ गई, न्यू रिलेशन आ गया बॉर्जोइज और पी क्या है, व्हाट इज़ पी, हाँ पी क्या है, एंड पी वर्कर होना चाहिए. इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन विद द न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फ्यूल्स चेंज force a change and brings the society from feudal to capitalist. Contradiction remains same, only the notion change. Contradiction तो सेम ही रहा, पर बस नोशन ही चेंज हुआ. ठीक है. राधा देने कार्ल मार्क्स का लास्ट पार्ट है, तो लास्ट लेक्चर है. तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, तो ये क्या है, इज़ वेयर द पर्सन दैट इज़ हैव नॉट्स बिकम अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन. जब उनको पता चला है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगा उनको. क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द हैव नॉट्स. ठीक है. तो वंस द हैव नॉट्स बिकम कॉन्शियस of the exploitation over a period of time, they would take an action, that is proletariat revolution, and when this revolution is taking place, the have-nots would become class for itself. क्लास कौन सी होती है, जिसको पता है कि भाई उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो वो पता है कि भाई उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और जो हैव और हैव नॉट्स हैं कि उनका साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अगर दोनों चीज़ें उसको पता है तो वो क्लास मानी जाएगी. तो इन कैपिटलिज्म जो है, बिकॉज द कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म द वर्कर फर्स्ट बिकेम गेन सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस विच मार्क्स कॉल द ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है. ये क्या है, once they became conscious they become class. तो एक बार वो कॉन्शियस हो गए तो वो क्लास हो गए. बट हाउ after becoming class, the worker would only become a class for itself. When they go for a revolution, till the time they do not go for a revolution, they remain class for itself. अच्छा, क्लास फॉर itself उनको पता है कि भाई कॉन्शियसनेस की हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पर जब तक वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे तब तक वो यही रहेंगे, क्लास फॉर itself, क्लास इन itself ही रहेंगे. तो क्वेश्चन है, द राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस कन्वर्ट्स द वर्कर टू द क्लास फ्रॉम itself. डिस्कस. देन एक कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म, तो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आया, फिर वो क्लास बन गए, फिर एक क्लास इन itself एंड ए क्लास फॉर itself. अच्छा, तो क्लास इन itself तो मतलब कि जब तक उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं लेके आए, फिर एक क्लास फॉर itself हो जाएगा जब वो रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे. ठीक है. तो क्लास फॉर itself इसमें हो जाएगा कि ट्रू कॉन्शियसनेस हो जाएगा, प्लस जब वो एक्शन ले लेते हैं. देन क्लास इन itself इज़ जब वो
तो ये क्लास फॉर इट सेल्फ में से जब एक्शन माइनस करेंगे, मतलब जब उनको कॉन्शियसनेस है पर इन्होंने एक्शन लिया, तो क्लास इन इट सेल्फ ही है वो, या क्लास विदाउट एक्शन कॉल्ड क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास विद एक्शन कॉल्ड क्लास फॉर इट सेल्फ, ठीक है। बिफोर कैपिटलिज्म देयर वॉज माइनॉरिटी रेवोल्यूशन, छोटे मोटे थे, हैव नॉट्स वर नॉट कॉन्शियस, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या हुआ, व्हेन दे गेन ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस एंड व्हेन दे टेकन एक्शन बाय बिकमिंग क्लास फॉर itself, the first time in the history Marx says there takes place majority revolution, ठीक है। and this majority revolution is one when proletariats जो है would largely go for a revolution against the owner, तो ओनर मतलब बर्जॉइज, द बर्जॉइज जो हैं here in majority revolution would have two choices, ठीक है, इनके पास में दो चॉइसेस होंगे। दिस मेजॉरिटी रेवोल्यूशन कुड बी नॉन वायलेंट इफ़ द बर्जॉइज एग्री टू गिव अप देयर वेल्थ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन, बट इफ़ द बर्जॉइज फेल्स टू एक्सेप्ट दैट दे वुड नॉट गिव अप देयर वेल्थ और प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द पीपल, देन दिस प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड बी वायलेंट। तो बोला कि भाई वो जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन होगा तो उसमें जो ओनर उनके पास, बर्जॉइज उनके पास में दो चॉइस हैं, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे तो वो नॉन वायलेंट होगा, अगर नहीं दिया तो वो वायलेंट हो जाएगा। तो इन दिस प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन द वर्कर ऑफ द वर्ल्ड वुड यूनाइट टेक अप द रिसोर्स ऑफ द बर्जॉइज, ब्रिंग द हिस्ट्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन टू सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो रेवोल्यूशन में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के जो अच्छा वर्कर हैं वो यूनाइट हो जाएंगे और जो रिसोर्सेस हैं जो है बर्जॉइज से ले लेंगे, ठीक है, और वो हिस्ट्री को चेंज कर देंगे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन टू सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी मार्क्स सेज सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इज़ अ ट्रांजिटरी फेज विच वुड चेंज टू कम्युनिज्म। अच्छा, तो बोला कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा और उसके बाद में फिर कम्युनिज्म आ जाएगा, तो ये बीच में रहेगा, ट्रांजिटरी फेज रहेगा। इन सोशलिज्म मार्क्स एडवोकेट अनलाइक इन कैपिटलिज्म वेयर देयर वाज डोमिनेशन ऑफ बर्जॉइज, इन सोशलिज्म देयर वुड बी डोमिनेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट। अच्छा, सोशलिज्म में भी डोमिनेशन रहेगा प्रोलेटेरिएट का, कैपिटलिज्म में बर्जॉइज का था और सोशलिज्म में प्रोलेटेरिएट का रहेगा। Marx says in socialism the proletariat जो है would largely occupy the resources of bourgeois and they would dominate in order to ensure equal distribution। तो bourgeois का resources ले लेंगे सोशलिज्म में, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। therefore socialism not an egalitarian stage in Marxian understanding, rather than it is a transitory phenomena when the proletariat dominates with the purpose of distributing of wealth। अब ये क्या है, प्रोलेटेरिएट डोमिनेट कर रहे हैं और उनका पर्पस है कि वो जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। when the proletariat distribute the wealth of society, when the proletariats distribute the wealth the society would go to communism, और जो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना तो वो कम्युनिज्म में जाएगी, thus ending the process of dialectics, इट बिकम्स परफेक्टली इगैलिटेरियन नेचर। तो जब तक वो ओन कर रहे हैं तब तक वो सोशलिज्म में रहेगा, और जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कम्युनिज्म हो जाएगा। तो इन दिस कम्युनिज्म मार्क्स है एडवोकेटेड नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय दीज हैव्स वुड एग्जिस्ट। तो जो हैव्स ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना वो कुछ भी नहीं रहेगी। मार्क्स सेज स्टेट, फैमिली, रिलीजन, नन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड एग्जिस्ट इन कम्युनिज्म। अच्छा, ना तो स्टेट रहेगी, ना फैमिली, ना रिलीजन, और भी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो इन कम्युनिज्म में मार्क्स इज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोमिनेशन वुड नॉट एग्जिस्ट इन कम्युनिज्म। तो जो डोमिनेशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, कि भाई सोसाइटी में फैमिली बोलती है ऐसा कर, तो रिलीजन बोलती है कि ब्राह्मण टॉप पे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं रहेंगी। बट हाउ द टेक्नोलॉजी विच वॉज प्रेजेंट इन कैपिटलिज्म वुड एग्जिस्ट एज इट इज़। तो जो
कैपिटलिज्म के टाइम पे टेक्नोलॉजी थी वो यहीं भी रहेगी, बट द डिफरेंस वुड बी दिस टेक्नोलॉजी वुड नॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी, पर ये कोई ओन नहीं करेगा इसको, अनलाइक कैपिटलिज्म वेयर इट वाज ओन्ड बाय हैव्स। तो कैपिटलिज्म में हैव्स ओन कर रहे थे इसको। तो इसमें क्या है कि माइनॉरिटी रेवोल्यूशन, तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन फिर ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आया, फिर उससे सोशलिज्म आ गया। फिर इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है बर्जोइज डोमिनेट कर रहे थे, फिर सोशलिज्म में क्या आया कि प्रोलेटेरिएट डोमिनेट करेंगे, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पे। फिर कम्युनिज्म में क्या है कि डायलेक्टिक्स जो एंड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन एंड हो जाएगा, इगैलिटेरियन इन नेचर हो जाएगा, देन स्टेट फैमिली रिलीजन जो है नॉट एग्जिस्ट, एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेगी। तो जो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से सोशलिज्म में आने में जो है मेजॉरिटी रेवोल्यूशन होगा यहाँ पे, उससे पहले माइनॉरिटी होगा। तो इसमें क्या है कि दो टाइप का वायलेंट नॉन वायलेंट हो सकता है। क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज हाईलाइटेड बाय मार्क्स इन हिज थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म में इक्वालिटी थी, तो यहाँ पे क्वालिटी थी, क्वालिटेटिव था। फिर आया एंशिएंट मोड, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गई, तो वहाँ क्वांटिटी आ गई है ना। फिर आया फैक्टर फ्यूडलिस्टिक, यहाँ पे भी क्वांटिटी आ गई। फिर आया फ्यूडलिस्टिक से जब कैपिटलिज्म में गए यहाँ क्वांटिटी आई। फिर कैपिटलिज्म में इनइक्वलिटी आ गई। फिर है क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में आए तो इक्वालिटी आ गई, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में गए तो हम इक्वालिटी आ गई ना, क्वालिटी आ गई यहाँ पे ना। देन हिस्टोरिकल मेटलिज्म, तो राधा तो ये क्या है, डायलेक्टिक्स ईगल प्लस एफ से है। देन है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, तो इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुप्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन सॉरी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन आएगा। देन कॉन्ट्रडिक्शन exist at the infrastructure would largely lead to the change in suprastructure, therefore change the society। इसमें 5 स्टेज होंगे ओनली मेंशन, ठीक है। देन है क्या आ गया ये सिज्म, पता नहीं क्या है, HM कंट्रीब्यूशन। देन है मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो मार्क्स डिवाइडेड सोसाइटी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सुप्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिलेशनशिप हो जाएगा, तो दोनों को जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, दोनों को मिला के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इसको रिलेशनशिप प्रोडक्शन को मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा ये। तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म आ जाएगा। इसमें क्या है, इसके फीचर बताने, क्रिटिक बताया, देन है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन फीचर और क्रिटिक बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको बताना पड़ेगा, ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये डायग्राम से रखे हैं। देन है माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आएगा, देन है फैक्टर एंशिएंट से जो है फ्यूडल में माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आएगा, देन है फ्यूडल से जो है फीचर क्रिटिक बताना पड़ेगा। देन है इसमें भी फीचर्स फ्यूडल से जो है कैपिटलिज्म में भी माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आएगा। फिर है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से हो जाएगा, फीचर क्रिटिक बताना पड़ेगा, इसमें टेक्नोलॉजी एलिमिनेशन मार्केट ये सब बताना पड़ेगा। देन है कंडीशंस जो है डेवलप्ड, देन है प्रोलेटेरिएट एंड पॉपुलराइजेशन सोशल वर्किंग ये सब। देन ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, तो इसमें क्लास हो जाएगी, हैव नॉट्स क्लास बन जाएगा। देन एक्शन लेंगे तो ये क्या है कि क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे ये। देन है फिर सोशलिज्म आ जाएगा, फिर उसके बाद में सोशलिज्म में जो है प्रोलेटेरिएट डोमिनेट करेंगे, फिर इसमें कोई नो परफेक्ट इक्वालिटी। तो कम्युनिज्म में क्या है, परफेक्ट इक्वालिटेरियन हो जाएगा, एंड ऑफ डायलेक्टिक्स हो जाएगा, एंड ऑफ सुप्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, तो डिफाइन क्लास, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो टिल कैपिटलिज्म हैव्स इज इक्वल्स टू क्लास, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। इसमें हैव नॉट से नॉट अ क्लास, क्योंकि नो सब्जेक्टिविटी, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं थी। तो सोसाइटी चेंज, तो इसमें माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आए, देयरफॉर ओनली माइनॉरिटी रेवोल्यूशन देयरफॉर ओनली ब्रिंग जो है क्वांटिटेटिव चेंज नॉट क्वालिटेटिव चेंज। तो
माइटी रेवोल्यूशन से क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी नहीं आई। देन है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें कंडीशन में क्या हुआ कि प्लोरिटेराइजेशन हो गया और पॉपराइजेशन हो गया। तो प्लोरिटेराइजेशन में बर्जोइज हैं, देन पेटी बर्जोइज हैं, प्लोरिटेरेट हो जाएंगे। और पॉपराइज तो एकदम ही बिखारी है। देन है ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, इसमें क्लास जो है जब वो एक्शन लेगी तो प्लोरिटेट रेवोल्यूशन आएगा, ये मेजॉरिटी रेवोल्यूशन हो जाएगा। फिर एक्शन के बाद में क्या आएगा कि ड्यू टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्वालिटेटिव चेंज जो आएंगे। देन है चेंजिंग द सोसाइटी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म वाया ट्रांजिशन फेज ऑफ सोशलिज्म, तो ट्रांजिशन हो जाएगा सोशलिज्म का, ठीक है। देन है एलिनिएशन, तो डिफाइन एलिनिएशन, कंडीशन ऑफ एलिनिएशन, इसमें टेक्नोलॉजी डोमिनेट ह्यूमन लेबर, डोमिनेटिंग ह्यूमन लेबर। देन है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें एलिनिएशन ओनली एग्जिस्ट इन कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही रहेगी ये। देन है एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम एनवायरनमेंट coupled together, finally a person gets alienated from self। इन सबको मिला के फिर वो अपने खुद से ही एलिनेट हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कम्युनिज्म, ठीक है। तो क्रिटिक एंड कंट्रीब्यूशन, देन क्रिटिक ऑफ मार्क्स तो कंडीशंस क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपोली, एक्सट्रीम इनइक्वलिटी, मार्क्स ओन जो है साइकोलॉजिकल इशू, देन लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो राधा फिर है critic of Marx, तो क्या है, the theory was written in the above condition, these conditions are still present। conditions कौन सी, exploitation, monopoly, extreme inequality, Marx own psychological issue, then a lack of alternative। so these conditions are still present in contemporary time as well, making us clear that relevance would always be there, but there is a difference between being relevant and being right। relevance could be of a part of theory, but right means the theory explains the reality as it is। अच्छा, Marx always says factor of production plus relation is the sole force which brings change in society, people does not accept this fully। अच्छा, then क्या ये Groucho Marx, be open-minded but not so open-minded that your brains fall out। primitive communism, Malinowski, gender inequality, perfect equality because of communal ownership, PC can be considered as a society where the aboriginals or the tribal people largely live। When Marx gave this understanding, many of the social anthropologists didn't accept this, that the society starts from perfect equality। They, in their respective studies, found out that even in the most primitive society there was perfect inequality। अच्छा, कि most primitive society में भी inequality थी। The Marxian understanding of primitive society is primitive communism is not based on facts, rather than it is based on his ideologies, as even in most primitive society there was present inequality। अच्छा, Malinowski study Arunta tribe Australia का found out that the absolute equality was not present, as in his study he found out that gender inequality is present among Arunta tribe। अच्छा, where the women were having the subordinate position in comparison to man of the society, indicating that perfect inequality is just a false understanding। तो मेलिनॉस्की ने अरुंटा ट्राइब पढ़ी, वहाँ पे भी वुमेन जो है वो वहाँ पे सबॉर्डिनेट थी। देन है पॉटलैक सेरेमनी, तो अब प्रैक्टिस इन अरुंटा ट्राइब, तो सम मेंबर ऑफ द अरुंटा ट्राइब जो है यूज टू बर्न कॉस्टली गुड इन द पब्लिक ग्लेज। अच्छा, मेलिनॉस्की फाउंड आउट दोज वैल्यूबल्स आर बर्नड इन ऑर्डर टू लार्जली शो वंस स्टेटस। अच्छा, जिसके पास ज़्यादा स्टेटस है वो ज़्यादा शो जलाएगा। हाउ स्टेटस बेस inequality were present in the most primitive society, ठीक है। देन है लेंस्की, तो ये क्या है, स्टडी न्यूर ट्राइब, तो inequality was present even in the most tribal society, and in Lenski's study of Newer tribe he found out that how the inequality present
on the basis of one's physical strength, as he found out that those people who are more physically strong, they were largely having higher position in the society. Therefore Marxian theory was not true. ठीक है, तो लेंस्की ने बोला कि भाई जिसके पास में ज़्यादा लेंस है, पावर, जिसके ज़्यादा पावर का लेंस है, पावर ज़्यादा है, वो क्या बोलते हैं, वो रेप्यूटेड है ज़्यादा. देन मार्शल Sabellian तो wrote a book called as Stone Age Economy, where he studied the various primitive societies and found out that in the primitive tribal society, in his book Stone Age Economy, there existed not communitarian ownership, rather what existed there was domestic mode of production. अच्छा, वहाँ पे domestic mode of production था. In this domestic mode of production, Schelling advocated that how the age determined one's position and the work. अच्छा, which one is going to perform, where Schelling advocated that the senior member of the clan and the tribe were the people who used to take the decision. Further, in domestic mode of production, he found out that there was existence of private wealth and surplus, which is not acceptable in Marxian theory. अच्छा, बोला कि एज के हिसाब से जो बड़े लोग थे वो डिसीजन लेते थे और प्राइवेट जो है सरप्लस था उनके पास में, वेल्थ और सरप्लस था. So all the three जो है social anthropologists advocated that primitive communism is not reality. It is just Marxian thought which he wants to explain. ठीक है. Then domestic mode of production is one where Marshall Schlein जो advocate that property was not communally owned, rather than the people owned the private wealth even in most primitive society. ठीक है. Then ancient mode of production तो Chernow, slaver was not the product of economy but expansion. But expansionist policy guided by politics. पता नहीं क्या है ये. Certain nations wanted to expand their power, and as a result they largely fought different battles. They expanded their colonies, and the people of these colonies was now treated as slaves. It was not that the economics brought slavery, it was the politics which brought slavery in society. अच्छा, लड़ाई वड़ाई करी, जिसको जीता वो स्लेव्स बना दिया. तो पॉलिटिक्स की वजह से स्लेवरी आई, ना कि इकोनॉमिक्स की वजह से. देन है because ultimately it was the hunger for more colonies to expand one's power. Then slavery was result of politics. It clearly seen in the fact that in all the society where the slavery was practiced, it was practiced on the ground that the slaves are largely incapable to rule themselves, and these people guidance is required in order to largely for their development. अच्छा, तो मतलब ये खुद रूल नहीं कर सकते अपने आप को, इनको गाइडेंस चाहिए डेवलपमेंट के लिए. देन है वाइट मैन्स बर्डन तो ब्रिटिश टू इंडियंस बोलते थे. द वेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट स्लेवरी प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ Africa was propagated on the belief of white supremacy, and if basis was white supremacy, it should be understood as politics, not economics. Therefore it was सुप्रास्ट्रक्चर विच इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसमें क्या सुप्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करे इंफ्रास्ट्रक्चर को. देन है वेनोलबर्ग, पता नहीं क्या, रिलेशन बिटवीन स्लेव एंड द मास्टर वाज नॉट ऑलवेज डायलैक्टिकल. वेंडरबर्ग, अच्छा वेंडरबर्ग जो है says in history there are examples where the relationship between master and the slave was not always contradictory, rather it was also paternalistic. Okay, example है Aristotle also believed that the slaves should be liberated when they largely became capable to take decision for themselves. Bhishma Pitama in India during the time of his death liberated the slave which he had and gave them higher caste
status by his order आशीर्वाद. अच्छा M.N. Srinivas ने बोला. Then further indicating the relationship between slave and master was never only dialectical, that is contradictory. Yes, it could be dialectical by saying only dialectical is only right, is not right. By saying only dialectics is not right. Then an ancient mode of production was not replaced by feudalistic mode of production. Is not accepted by all the scholars, as many opine that ancient mode of production also exists in contemporary times. It has not completely been replaced. अच्छा, तो ये एंशंट वाला स्टिल एग्जिस्ट करता है बॉन्डेज में. क्या ये बारहमासी सिस्टम उड़ीसा में, बारहमासी सिस्टम. अच्छा, न्यू बॉन्डेज तमिलनाडु में. Then even in India we see ancient mode of production, that is slavery, exists in form of bondage. अच्छा, ancient mode of production जो है leads to feudalistic is not right. There are people who advocate that ancient mode of production is not replaced by feudal. There are societies which have directly gone to अच्छा capitalist mode of production. एग्जाम्पल मतलब किसी ने जंप ले लिया एंशंट से कैपिटलिज्म में. एग्जाम्पल सिंगापुर, जो डायरेक्टली ट्रांजिशन फ्रॉम एंशंट टू कैपिटलिज्म बाय पासिंग द फ्यूडल, क्वेश्चनिंग द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ every society does not go through all the models of production as highlighted. then गेल जो है ओम वेद, slavery was result of culture. तो शी इज़ इंडियन sociologist. तो slavery was not the result of economics, rather than slavery was result of culture, उन्होंने बोला है. because she discussed the caste system in India, explain how on the basis of culture certain people were equally treated like slaves. Jajmani system were bound to work for the jajmans. अच्छा, they were bound to work for the jajmans. They although जो है refuted the Marxian theory of ancient mode of production, but however they themselves are also not completely right, as somewhere the slavery was result of culture, somewhere a result of economics, somewhere जो result of politics. ठीक है. then है feudal mode of production. तो A.R. देसाई जो है Indian feudal mode of production is result of British. he is an Indian sociologist. तो सुप्रास्ट्रक्चर जो है brought change in infrastructure. ठीक है. in India the feudal जो है doesn't apply, FMOP जो doesn't apply, as it was brought by politics not by economics. अच्छा, ठीक है. एंद्र बेली जो है cooperation between जमींदार and peasant. in India the relationship was not always dialectical. There was always a cooperative relationship between zamindar and peasants, where they cooperated with each other to fight British Raj. अच्छा, ठीक है. The lord and serf always had a dialectical relation, is not universal fact of the entire world, as there are feudal mode of production where the contradiction did not exist but cooperation more pronounced. ठीक है. then है Chainov. FMOP is not universal. FMOP is not universal. There are countries who are bypassed FMOP. M block, तो intensity of FMOP varied. I'm black. In feudalism, the nature of exploitative tendencies which Marx advocate is not found everywhere. feudalism में ज़रूरी नहीं कि हर जगह exploitation ही हो. There are FMOP where the feudalism have largely not matured to an extent where strong conflict present between the lord and the serf. तो इतना mature नहीं है कि भाई conflict ही हो जाए. In some places the immature feudal modes of production is still present. कहीं कहीं पे immature FMOP भी है. ठीक है. In India today we find a capitalist mode of production, at the same time feudal mode of production in India, agriculture, and there is
high indebtedness, there is high rate of farmer suicide, low productivity, less use of machine, less use of agrarian labor. Most of the agriculture is conducted by small farmers by employing the family labor. Then alienation. Theory of alienation is one such aspect of capitalism which has been accepted by majority of the scholar. But the acceptance does not mean that Marxian जो एक understanding has been accepted. Alienation do not exist. Pure critique. Cause of alienation are multiple. Alienation will not lead to revolution. Alienation is not a class phenomena. तो alienation does not exist. तो जॉन स्कॉट जो है मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, तो 20th सेंचुरी कैपिटलिज्म जो है देयर हैज़ टेकन प्लेस व्हाट ही कॉल्स अ मैनेजेरियल रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी में कैपिटलिज्म में. Managerial revolution indicate that it is not the owner which ultimately ensure control over organization. It is the manager who today control the work. अच्छा, मैनेजर नहीं बट मतलब ओनर नहीं बट मैनेजर जो कंट्रोल कर रहा है पूरे काम को. मार्क्स जो है यूनिफाइडली टुक ऑल द वर्कर्स एज वर्कर, बट इन कंटेम्प्रेरी टाइम द वर्कर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो मार्क्स ने सभी को जो भी काम करे ओनर की नीति सबको वर्कर बोल दिया, पर आज के टाइम पे क्या है कि वर्कर जो है डिवाइड कर सकते डिफरेंट कैटेगरीज में. एंड दिस मैनेजर रेवोल्यूशन हैव द एनाटॉमी ऑफ द वर्कर. क्या है ये? ऑटोनॉमी हैव अकर्ड. क्या है ये? पता नहीं. द ऑटोनॉमी ऑफ द वर्कर इन मैनेजर रेवोल्यूशन. जॉन स्कॉट इंडिकेट दैट मॉडर्न कैपिटलिज्म, it is the manager who controls the work, indicating that the work have largely become more fulfilling, where workers today have better autonomy over work. Despite not owning the force of production, since their control over their work has increased, the alienation can never take place in society. अच्छा बोला वर्कर का जो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है तो मतलब एलिनिएशन जो है वो नहीं होगा. देन लेबर मोनोपोली. जॉन स्कॉट एंड ब्रेवर मैन जो है मार्क्स एडवोकेट इन कैपिटलिज्म, ये लेबर मोनोपोली इन दोनों ने दिए. तो मार्क्स एडवोकेटेड इन कैपिटलिज्म लेबर जो है वुड लूज कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड एज अ रिजल्ट दे वुड बिकम एलिनेटेड, कि भाई वो कंट्रोल ही लूज़ कर देगा. तो जॉन स्कॉट एंड ब्रेवर मैन बोल रहे हैं इन देयर थ्योरी ऑफ लेबर मोनोपोली हाईलाइट दैट इन मॉडर्न कैपिटलिज्म लेबर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर टुडे इज़ monopolizing the production process. They have better control over the work because of their collective bargaining power. अच्छा, सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, indicating that the Marxian understanding that labor lose the control is not true. ठीक है. Then है despite technology the worker determine their terms. The worker determine the terms and conditions. There are laws framed in order to जो protect the labor interest. Labor Wage Code, Wage Act, Minimum Wage Act, Trade Union Act, all these laws जो give more power to labor. Then where today they are not only sitting equally with the have in determining the terms and conditions of their work, but they are also many time dominant over the haves in determining the production process. तो जो लेबर हैं वो डिटरमाइन करते कि क्या वर्क काम की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, हम इतनी देर तक काम करेंगे, इतना पैसा मिलना चाहिए, ये है वो है. और प्रोडक्शन प्रोसेस को भी डोमिनेट करते कि भाई ये मशीन होनी चाहिए, ऐसा तेल होना चाहिए, ये होना चाहिए. देयरफॉर इट इज़ द कंट्रोल ऑफ द लेबर. Therefore, if the control of the labor is not reducing but increasing, then according to Marxian theory itself, alienation would never exist, because alienation is only possible when labor just starts losing the control over production process. तो alienation तब आएगा जब जो वो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ठीक है.
is unfound, and if the labor has not lost control over the production, then the alienation in itself cannot take place. Then a contemporary example, kalamkari painting. So earlier the painting was made in hand, so only limited number of paintings were produced. With time they started producing the painting with technology. So technology reduced the role of artisan and skills today not an important aspect. तो टेक्नोलॉजी ने जो है रिड्यूस कर दिया आर्टिसन का रोल, और स्किल जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, व्हेन द रोल ऑफ द ह्यूमन लेबर रिड्यूस when compared to technology, the people would get alienated because production is the process which one gets an identity, and it is so true as far as kalamkari painting are concerned. For Marx, it's clearly an example of alienation. But modern time में क्या है, when they do the painting in hand, the profit earning was less. They not even sustain themselves and became poor. When the technology became the part of possession of this artisan started improving as they were now, because of mass production able to gain better access to market, better access to various service because of increase of profitability, and was found out that these people जो position has been improved. तो टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी पोजीशन इम्प्रूव हो गई. देन एग्जांपल जो है, an influencer, the lady was got into depression during COVID because she was not able to visit in the hair stylist, and now she is not able to post the videos. She posts some videos with her problem and people जो है show her sympathy. Technology, besides being the weapon of alienation, it is very weapon which can tackle the alienation. Yes, today in the age of social media, we often see that this technology, beside leading to alienation, is also becoming basis to tackling alienation. The above example clearly shows that how social media sometimes can also help to overcome your depression, overcome your alienation, fear, many aspects which may largely keep you in subordinating stage. So technology in itself and its domination not always leading to alienation. The very technology also has solution to overcome those alienation. Marxian understanding of technology was at the best restricted to the production technology. He did not imagine the world of social media where the media can play an important instrument to tackle alienation rather than just bringing it. तो मार्क्स ने बोला टेक्नोलॉजी की वजह से एलिनेशन आएगा, बट आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है एलिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है. राधा राधा.